और शायद आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, डॉक्टर संजय सक्सेना जो इस कहानी के नायक हैं, अपनी नायिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाहिर है आप लोग सुनना चाहेंगे। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? उनको तालियां बजाइए, ज़रा ज़ोरदार स्वागत कीजिए डॉक्टर संजय सक्सेना का। उनको मैं कहूँगा वो स्टेज पे आकर के ये उद्बोधन दें और उसके बाद हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। 77 साल के नौजवान, चलिए आज हम लोग मेरी पुस्तक मैं और तुम की चर्चा करने यहाँ उपस्थित हुए हैं, पर उसके पहले भी मैं एक और मेरे जीवन से जुड़ी एक दूसरी पुस्तक की बात पहले कर लेना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुश्री आशा पारिक जी की। आशा पारिक के नाम से ही मेरे सारे शरीर में आज भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं, और आप लोग अगर पास आके मुझे छुएं तो ये गूज बम्प्स मुझे छूकर महसूस कर सकते हैं। और ये सब एक दिन की बात नहीं है, बरसों से ये सपना मेरे भीतर पल रहा है। आशा जी, आपने उस सपने को, आपसे मिलने को, रूबरू देखने के सपने को आज मूर्त रूप दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो शब्द तो मेरे लिए बहुत छोटा है, क्या कहूँ, मुझे तो शब्दकोश में इस धन्यवाद के अलावा कोई शब्द नज़र नहीं आता। एक कहा है ना, कभी ए हकीकत मंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में वाली लाइन लगता है आज चरितार्थ हो गई। आशा पारिक जी की एंट्री मेरे जीवन में हुई एक गीत से। हम बच्चों को तब सिनेमा देखने को नहीं मिलता था उस ज़माने में। 1962 में लक्ष्मी टॉकीज़ में एक फिल्म आई घराना। लक्ष्मी टॉकीज़ के बारे में भोपाल के पुराने लोग जानते हैं, नए लोग नहीं। उसमें एक गीत था, दादी अम्मा मान जाओ। इस गीत को गा गा कर हम बच्चे अपनी माँ दादी को दिन भर चिढ़ाते से रहते थे, और उस समय 9, 10, 11, 12 साल के रहे होंगे। बस दादी हमको तब बोली, अच्छा ये गाना अच्छी, जिस फिल्म 2-3 साल बाद फिर किसी मैटनी शो में जब ये फिल्म फिर से देखी, तब तक हम दादी अम्मा वाले गाने की उम्र से बाहर आ गए थे, और आशा पारिक का जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम हो में रुचि लेने लगे थे। वो किशोर अवस्था थी, बस वहीं से आशा पारिक मन में बस गई। और फिर जब प्यार किसी से होता है न तो किसी लड़की के नाम पर, बस आशा पारिक आंखों में बसा दी। आशा पारिक की फिल्में देखते हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। लोग पूछते हैं क्या है भाई, ये रो क्यों रहे हो? मैं बोलता हूँ कि ये भाव विहलता के आंसू हैं, तुम लोग नहीं समझोगे। मैंने आशा जी को रास्ते में बताया भी कि आपकी जब प्यार किसी से होता में 2 गाने ऐसे हैं, जब वो थिएटर में जब भी आते हैं तो मैं रोने लगता हूँ। पता नहीं क्या बात है, वो प्रभु की तरफ से मेरे अंदर वो भरा हुआ है। नहीं गा के नहीं। मुंबई भी गया किसी और काम से, तो आशा पारिक जी के घर के चक्कर लगाता रहा। अब मैं छोटा सा आदमी, आशा पारिक इतनी बड़ी स्टार, में कहाँ उनको मिल पाता। और फिर तभी एक गाना आ गया तो मैं अलग हो गया। कन्यादान पिक्चर में गाना था, पराई हूँ पराई मेरी आरजू न कर, तुरंत अलग हो गया। खैर, मेडिकल कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली कुसुम से मुलाकात हो गई। सारा कॉलेज उसे आशा पारिक बोलता था। तब मेरा भी ध्यान इनकी ओर गया, लेकिन तब मेरा इनसे झगड़ा चल रहा था, और मेरी प्रिय अभिनेत्री की झलक इनमें है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से दोस्ती की जाए। और फिर वो दोस्ती प्यार में और विवाह में परिवर्तित हुआ, ये सबको यहाँ पता है। तो आशा जी, आपने मेरे जीवन के, मेरे प्रेम की एक दिशा ही तय कर दी। इसके लिए आपको कोटि कोटि फिर से धन्यवाद है। आपने अपना बहुमूल्य समय हम जैसे साधारण फैंस को यहाँ आकर दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं किताब की बात करता हूँ। आज कुछ प्रेम की बातें फिर से करते हैं। वैसे तो मैंने सदा ही प्रेम की बात की, मेरी पूर्व प्रकाशित दोनों पुस्तक, चारों पुस्तकों में प्रेम ही आरंभ था, प्रेम ही अंत। तो प्रेम कभी माँ से रहता है, कभी पिता से रहता है, बेटी से रहता है, समकालीनों से रहता है, और आदर भी तो प्रेम है। चलिए आदर की बात भी करते हैं, सम्मान की चर्चा भी यहाँ करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मैं और तुम में मैंने एक ईस्टमैन कलर संबंधों का कैलेडाइस्कोप रचने का प्रयास किया है। जीवन के विभिन्न रसों में भीगी, मन के अनगिनत भावों से सजी, दिन प्रतिदिन के अनुभवों से प्रोषित इन रचनाओं को भले ही आप लोग मेरी शैली का न माने, फिर भी इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रति मेरी गहरी लालसा, जीवंत मीमांसा और उत्कट लगाव तो परिलक्षित होता ही है। तन
परिपक्व हो चला है, मन अभी भी अपरिपक्व है, ये कथन मेरे मन की युवावस्था की घोषणा करता है अथवा मेरे लड़कपन का परिचायक है, ये तो पाठक स्वयं निर्णय करेंगे। पर इसका निर्णय भी पाठक करें कि ये मैंने शरारत और ये शराफत यूं ही ओढ़ रखी है या ये मेरी कविताओं का नैसर्गिक गुण है। यदि ऐसा है तो मेरे भाव बचकाने होने पर भी क्षम्य हैं। ये जीवन की अनुभूतियों का आकलन मैं तथ्य परख कर पाया तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उद्घोष स्वयं के लिए मैं लगा पाऊंगा। इस मैं और तुम में मैं की बात पहले करता हूं। एक छोटा सा मैं सर्वनाम तो है, परंतु इसका अर्थ अत्यंत गूढ़ सूक्ष्म है। मैं में एक आच्छन्न अहंकार की घोषणा होती प्रतीत होती है। मेरे अहंकार की परत दर परत खुलती हुई कविता कविता घुलते हुए अहंकार को मैंने इस मैं में जिया है। एक पूरे युग को इस मैं में मैंने समेटने का प्रयास किया है। अहंकार और दम को प्याज के छिलके की तरह छीलते छीलते भीतर छिपे गर्भ को निवृत्त करने का साहस भी मैंने दिखाया है। तो इस घुलने में, छीलने में, खुलने में मैंने स्वयं को अन्वेषित किया है। मेरा ये अहंकार माता पिता के चरणों में जाकर शरणागत हुआ है और इसीलिए मैं कि इस दोनों कविताएं माँ पापा का आशीर्वाद हैं और ये काव्य माँ पापा को समर्पित है। और दूसरा तुम के बात क्या करूं? तुम की बात तो सोनी जी बोली गए हैं कि मैंने इसमें फिर से श्रृंगार को धोया और मांजा है, उसकी चमक और खनक को फिर से संवारा है, अपने प्रेम में पगे निष्ठा और विश्वास की चाशनी में लपेट श्रृंगार को मैंने फिर एक बार नई धार देने का प्रयास किया है। फिर कहीं मैंने प्रेम के तराने गाए हैं तो कहीं मैंने किसी की प्रेम की प्रतीक्षा में अनगिनत दीप जलाकर बैठा हूँ, कहीं फिर रात की चादर से सितारे बटोर के ले आया हूँ, तो कहीं कुसुम तुम्हारे सौंदर्य के चांद को अपनी हथेलियों में सजाकर रात रात बैठ गया हूँ। इस तुम में मेरी उस सब्ज परी की दीवानगी में व्याकुलता के नए अंदाज हैं, तो इन कविताओं में कहीं युवावस्था में ज़माने से छुपाए अनगिनत राज भी हैं। कुसुम क्षति और तुम में छूटी हुई कथावस्तियों को मैंने यहाँ फिर से तलाश किया है। तो इस उपलब्धि को पूर्ण मैं मान लेता हूँ, पर पता नहीं कब तक। मेरी माँ साहित्यकार थी। इस समृद्ध की भूमिका अगर आप पढ़ेंगे 2017 से लिख रहा हूँ। माँ की बीमारी में ये सब लिखना छूट गया था। यद्यपि माँ मुझे लिखने के लिए लगातार प्रेरणा देती थी। बिस्तर पे लेटे लेटे मेरे लेखन को देखकर चिंतित होती थी। जीवन के अंतिम 2 वर्षों में लगभग हर 2-3 माह में वो बंसल अस्पताल भोपाल में भर्ती हो जाती और मैं सारी रात उनके पास बैठा रहता। वो तब कहती, तुम्हारी नई पुस्तक का तुम क्या कर रहे हो? तब मैं वहीं अस्पताल में ही लिखने का प्रयास करता। उनका दर्द से कराहते रहना मेरे लिखने का सारा साहस तोड़ देता। इस भूमिका में उस समय के लिखे कुछ आधे अधूरे वाक्य, ये कहीं टूटे टूटे भाव हैं। सो माँ की स्मृति स्वरूप वो कविताएं भी हैं और लगभग 3-4 वर्षों में लिखी ये भूमिका भी। आईसीयू में उनके सिरहाने बैठा मैं मॉनिटर की ओर टकटकी लगाकर उनके हृदय की धड़कनें और श्वासों की गति को ही निहारा करता था। उस वातावरण में मैं क्या लिखता, पर कुछ तो प्रयास करता ही था कि माँ को लगता रहे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो बच्चों जैसे कोरे कागज़ पर कुछ न कुछ गूंथता ही रहता। इस भूमिका में अगर आप लोगों को अन्वय से विचार, भाव शून्यता और उस समय माँ की मृत्यु की आशंका से घबराए मन की वस्तु स्थिति तलाश कर सकें तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। अब क्योंकि मैंने बात ही कर दी है तो छोटी सी 2 कविताएं मैं सुना देता हूं और माँ की इतनी बात हुई है तो पहली कविता मैं आपको सुनाता हूं। माँ, मेरी माँ नहीं, सबकी माँ, जिसकी है और जिसकी चली गई है, उस सब के लिए आप देखें कि किस तरह से भाव मैंने प्रकट किए हैं। माँ, अच्छा नहीं लगता अम्मा तुम्हारे जाने के बाद, अच्छा नहीं लगता अम्मा तुम्हारे जाने के बाद, हर घड़ी हर पल आती रहती तुम्हारी याद, कहीं मन नहीं लगता अम्मा तुम्हारे जाने के बाद, अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारी कितनी ही बातें बहुत याद आती हैं, जाने अनजाने हर कभी आंखें मेरी बरस बरस जाती हैं। तुम थी तो रोज़ ही तुमसे झगड़ता था, अपने अहंकार में, मन के विकार में बहुत अकड़ता था। होता है ना, हमें लगता है अरे हम सब कुछ हैं, माँ के सामने लड़ाई लड़ता रहता था। अब मन में है रुलाई, जी में बड़ी घुटन है, माँ आज तुम्हारे चरणों में बैठकर जी भर मेरा रोने का मन है, जी में बड़ी घुटन है, कैसे कटे ये दिन, कैसे बीते अब मेरी ये रात, अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। ये सारा संसार लगता मुझको खाली खाली, कैसे मनेगी अब मेरी कोई भी दिवाली,
पूजा का पहला दिया तो सदा तुम ही जलाती थी, अपने हाथों से चावल के एपन से वो मनोहर चौक सजाती थी, परिवार के सभी बच्चों को जिद कर कर के पूजा कराती थी। बच्चे लोग पूजा ही नहीं करते थे, अरे नहीं हमें नहीं करना, वो जिद करके पूजा कराती थी। खील बताशों की पुड़िया हमसे बनवाती थी, रह गई अब सूनी हमारी दिवाली की रात अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। फिर देखें, अब आजकल तो मिठाइयाँ सब बाज़ार से लाके बनाते हैं, लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। होली पर तुम्हारे साथ बैठकर गुजिया बनवाना, सिलबट्टे पर दही बड़े की दाल पिसवाना और कढ़ाव पर झारे से वो सेव छंटवाना, वो सारे क्षण अब बहुत याद आते हैं, खींच कर मुझे अपने बचपन तक ले जाते हैं। फीके हो गए अब उन सारे पकवानों के स्वाद अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। घर की दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेमों में ही नहीं तुम जड़ी हो, घर की दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेमों में ही नहीं तुम सजी हो, घर के रोम रोम में माँ तुम ही रची बसी हो, इस घर का कोना कोना तुमने ही तो सजाया था, ये घर अम्मा तुमने ही तो घर बनाया था। घर का आंगन अब सूना सूना है, अब कैसे ये सब होगा आबाद अम्मा तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद। और जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी अच्छी बात होती है माँ मम्मी को अपनी जाके सुनाते हैं, दौड़ दौड़ कर कोई भी अच्छी खबर सबसे पहले मैं तुम्हें बताने आता था, कितने भी लिख लूँ काव्य प्रथम कविता तो माँ मैं तुमको ही सुनाता था, मेरे अक्षर मेरे विन्यास और मेरे भावों को तुम्हारा सुधारना मुझे कितना भाता था, प्रथम कविता तो माँ हमेशा मैं तुम्हें ही सुनाता था। कैसे करूँगा अब मैं अपनी किसी भी भूलों का एहसास अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारा वो वेदना से कराना, अंत समय में जो दर्द तकलीफ रही, और मैं डॉक्टर था पूरे टाइम उनके साथ रहता था, तुम्हारा वो वेदना से कराना कानों में आज तक गूंजता है, निदान न कर पाया उस दर्द का, कैसे डॉक्टर बने तुम यार संजय। मन से ही ये पूछता है, अपनी डॉक्टरी लगती मुझे आज पूरी बर्बाद अम्मा तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद। पता है अब नहीं लौटोगी, पता है अब नहीं लौटोगी, पर जाने क्यों मन नहीं करता अब भी विश्वास अम्मा तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद। और एक छोटी सी श्रृंगार की कविता, क्योंकि अब माँ के पीछे मन मेरा भर गया है तो उससे चेंज करता हूँ। बेंगलोर से जब भी हम लोग आते हैं या बॉम्बे से कभी आते हैं तो बिल्कुल मिडनाइट में उठना पड़ता है फ़्लाइट के लिए, तो 2:30-3 बजे उठ के फ़्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार मेरे साथ बैठी थी फ़्लाइट में, और हम लोग बैठे और ये ऐसा कंधे पे मेरे सिर रख के सो गई। तो हमेशा कविता मैं ही लिखता हूँ, तो मैंने सोचा यार कविता अगर कुसुम लिखती तो क्या लिखती, तो ये कविता कुसुम की तरफ से मैंने लिखी। अब ये कंधे पे मेरे सिर रख के वो फ्लाइट में मिडनाइट में सो रही हैं, कह रही हैं, मैं तेरे कांधे पर सिर रख के सो गई, मैं तेरे कांधे पे सिर रख के सो गई, किसी गौतम के श्राप से थी मैं श्रापित, पड़ी हुई थी पत्थर सी बेजान, अपने स्पर्शों से प्रिय तूने मुझे जिलाया, बनकर जीवन में आया मेरा भगवान। फिर तो जैसे तूने कहा मैं करती गई, तूने पुकारा मुझे तो सारा जग छोड़ तेरे पीछे पीछे चलती गई, मेरा जाने क्या भाग्य लिखा था विधाता ने, दिया तूने आकर प्रेम का ऐसा मंत्र कि मैं तेरी ही तेरी हो गई, तेरे कांधे पे सिर रख के सो गई। अब जब सिर रख के सो गई तो देखें, मोगरे की वो बंधी हुई थी वेणी, मोगरे की सुगंध से महक रही थी सारी रात, कानों में गुनगुन गूंज रही थी तेरी मेरी वो पुरानी आपस की बात, बेसुध होकर तेरी बाहों में जब मैं बैठी, स्मरण में रहा कुछ और नहीं बस तेरा मेरा वो प्यारा सा साथ, तेरे सपने थे यूं मेरे अपने थे, पर आकर कभी तो मेरे ही पलकों में वो सजने थे, विचरती रही उम्र भर तेरे सपनों में ही, आज फिर मैं खो गई, तेरे कांधे पे सिर रख के सो गई। छोड़ी देता यार तू मुझे अधूरा, कुसुम कह रही है, छोड़ी देता मुझे तू अधूरा, मुझे क्यों तूने इतना सहलाया, पूर्ण होने की चाहत में प्यार के सिवा मुझे भी तो कुछ और ना भाया, मेरी हर ठुन ठुन पर
होता है ना कि आप धक्का देते हो तो अरे सोने दो भाई। मेरी हर ठुनठुन पर तूने कांधे पर ही मुझे खूब दुलराया, जब भी मेरी नींद खुल गई धोखे से थपकी दे देकर तूने फिर से मुझे सुलाया। क्षणिक सी प्रेम की अनूठी घटना, प्रेम के सैकड़ों नए नए अंकुर बो गई, मेरे तेरे कांधे पे सिर रख के सो गई। और अंतिम बंद देखें, हर पति पत्नी इससे अपने को रिलेट करेगा। अब कभी जब न होगे तुम मेरे इतने पास। देखिए पति पत्नी हैं, सब हैं, 7 जन्मों का संबंध है, लेकिन बिछुड़ना आपको इसी जन्म में, बहुत कम ऐसा है कि दोनों साथ चले जाएं। अब कभी जब न होगे मेरे तुम इतने पास, बैठी रहूंगी अकेले में तब अनमनी और उदास। तब वहीं से यूं ही अपनी बाहों का ऐसा ही सहारा भेज देना, अपने स्पर्शों का दुलराता वो प्यार बहुत सारा भेज देना। तेरी वो मधुर स्मृतियाँ, वो दुलराती सहलाती थपकियाँ, और वो तेरी मेरे प्रति शिद्दत सी चाहत मेरे पलकों के कोरों को आज भिगो गई। मैं तेरे कांधे पे सिर रख के सो गई।